नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। नया सवेरा में हम आपको बताएंगे आज होने वाले राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की विशेषता के बारे में। साथ ही साथ आपको बताएंगे महाराष्ट्र में हो रहे मतदान से जुड़ी खबर रहेगी हमारी इस पूरी खबर पर नजर। और इसके साथ आज मनाए जाने वाले भारतीय सेना दिवस की अगर बात की जाए, क्यों ये खास है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा खेल जगत में आपको लेकर चलेंगे, आपकी फिटनेस पर भी चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, टिकटॉक पर भी डालेंगे नजर, वर्ल्ड वॉच पर होगी हमारी नजर, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद ही खास। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। संसद के कामकाज में एआई के इस्तेमाल और सोशल मीडिया के असर पर होगी चर्चा। आज सेना दिवस पर भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और समर्पण को सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निस्वार्थ सेवा की प्रतीक है सेना। जयपुर में होगा विशेष आयोजन। महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, लेकिन बीएमसी पर टिकी सबकी नजरें। महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच है सियासी जंग। आईपैक छापे मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी का ममता बनर्जी पर कार्रवाई के दौरान बाधा डालने का आरोप। अमेरिका ने रूस, ईरान समेत 75 देशों के नागरिकों को वीजा देने पर लगाया बैन। 21 जनवरी से लागू होगा आदेश। और आज से दिखेगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का रोमांच। जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में 16 टीमों के बीच होगी खिताबी जंग। आज भारत का सामना अमेरिका से। और आइए तमाम खबरें जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। भारत की मेजबानी में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में हो रहे सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। 14 से 16 जनवरी तक इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। इसमें संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, नवाचार, निगरानी और अनुकूलन में संतुलन स्थापित करना और सोशल मीडिया और सांसदों पर इसका प्रभाव, संसद के प्रति जनसामान्य की समझ बढ़ाने और मतदान के बाद भी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां और सांसदों समेत संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे विषय शामिल हैं। तो आज से और जो चर्चा होगी, संवाद होगा, जो अपने विचारों को साझा करेंगे, निश्चित रूप से उससे लोकतांत्रिक संस्थाएं भी मजबूत होगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता आएगी और विशेष रूप से अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता, तटस्थता और जवाबदेही, उसकी भी चर्चा होगी। तो भारत की मेज़बानी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल देशों की जब हम बात कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है फिलहाल और किस तरीके से विशेष रहेगा, ये जान लेते हैं। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, समझना चाहेंगे आपसे, कितना महत्वपूर्ण है जब भारत की मेज़बानी में सम्मेलन हो रहा है? तो देखिए मुकुल, जिस तरीके से इस सम्मेलन की चर्चा की जा रही है पूरी दुनिया में, हम जानते हैं कि भारत जिस तरीके से आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और ऐसे में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को अब तक इस देश ने
लगातार सुदृढ़ता प्रदान की है और पूरी दुनिया के सामने एक रोड मॉडल स्थापित किया है कि इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े देश के रूप में हम एक कैसे सफल लोकतंत्र के रूप में आज काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर ह्रास हो रहा है, लगातार वहां पर ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं, वहां पर लोकतांत्रिक जो स्ट्रक्चर है वो समाप्त हो रहा है तमाम देशों में। ऐसे में भारत पूरी दुनिया के लिए उम्मीद है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक परंपराओं को कैसे बचाया जाए। इसके लिहाज से हम जानते हैं कि 2010 में ये सम्मेलन पहले भी हुआ था, इससे पहले ये 3 बार हो चुका है, 1971 में, 1986 में और 2010 में। अब ये चौथी बार यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में इस सम्मेलन का महत्व तो इस बात से है कि एक तो इसमें जो चर्चाएं हैं वो बताती हैं कि समसामयिक विषयों के आधार पर हम कैसे लोकतांत्रिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे मजबूत करें, उसको इसमें समाहित किया गया है कि आज एआई सबसे महत्वपूर्ण एक केंद्र बिंदु बन गया है पूरी दुनिया के लिए। तो एआई का उपयोग, सोशल मीडिया एक दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा, जिस तरीके से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको लोगों में पॉपुलर करना और जो जनसामान्य की भागीदारी है लोकतंत्र में उसको कैसे मजबूत करना। साथ ही साथ इसमें जो चौथा बिंदु है जिस विषय पर चर्चा होनी है, क्योंकि 2 दिनों में लगातार चर्चा होनी, गहन चर्चा होनी है, उसमें जो संसद और संसद से संबंधित जो कर्मी होते हैं उनके स्वास्थ्य, उनके वेलफेयर से संबंधित, तो कुल मिला के एक कंप्लीट पैकेज के रूप में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन का उद्घाटन आज करेंगे 10 बजे के तकरीबन। और हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान सदन है, जो कि पूर्व में संसद भवन हुआ करता था, उसके केंद्रीय कक्ष में ये आयोजन हो रहा है। काफी लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी और इस तैयारियों में हमने देखा था कि किस तरीके से जो केंद्रीय कक्ष है उसको तैयार किया जा रहा था और इस पूरे केंद्रीय कक्ष का एक लंबा इतिहास है। इस इतिहास को हम एक बार फिर से दोहराएंगे और पूरे दुनिया के जो तमाम देश हैं, राष्ट्रमंडल देशों के जो अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती है उसको वो यहाँ पर देखेंगे और जो अनुभव है अलग अलग देशों के साथ वो साझा किए जाएंगे। जी। और ऋषि, इसके साथ साथ आज सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक उद्घाटन करेंगे, तो ये माना जाए कि एक बड़ा संदेश भी आज प्रधानमंत्री के संबोधन से निकलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए, जब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे तो उसके बाद उनका मुख्य भाषण होना है और उस भाषण के दौरान जो जो बातें रखी जाएंगी, पूरी दुनिया के जो तमाम राष्ट्रमंडल देशों के जो अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी हैं उनके सामने, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी और या जो लोकसभा या राज्यसभाओं के सभाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे बड़ी भूमिका होती है निष्पक्षता और पारदर्शिता। इसको कैसे मजबूत किया जाए, ये हमने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इस बात को रखा कि इस पारदर्शिता को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती होने का कारण यही है कि हमारे जो अध्यक्ष या जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो पारदर्शिता को आगे बढ़ाते रहे हैं। जब पारदर्शिता और निष्पक्षता विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का, उसकी भी हम कह सकते हैं झलक जो है इस सम्मेलन में देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब संध्या रुख कर लेते हैं दूसरी खबरों की तरफ भी आज की, क्योंकि और भी जो तमाम बड़ी खबरें हैं उनकी अगर बात की जाए, महाराष्ट्र क्योंकि आज जो है जाहिर तौर पर सुर्खियों में भी है। बिल्कुल, काफी चर्चा में है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आज जहां राजनीति का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और आज शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और कल नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इस चुनावी जंग में जो सबकी निगाहें हैं वो एशिया की सबसे अमीर यानी सिल्कपुरी मानी जाने वाली बीएमसी पर टिकी हुई है, जिसका सालाना बजट जो है वो 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है। और यही वजह है कि ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। बीएमसी पर लंबे वक्त से ठाकरे परिवार का राज है, लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए अब सबकी निगाहें कहीं ना कहीं जो ठाकरे बंधुओं के गठबंधन है उस पर भी टिकी हुई है। बिल्कुल, 2017 की बात की जाए तो उसके बाद आज हो रहे इन चुनाव में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी 2 धड़ों में बंट
चुकी है। लिहाजा बीजेपी के पास इस बार इतिहास रचने का मौका है। अगर बीजेपी जीत हासिल कर लेती है तो ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता होगी। और वहीं ठाकरे परिवार के लिए हार का मतलब उनका आखिरी राजनीतिक किला ढह जाएगा। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, लेकिन किस तरीके से आज ये जो चुनाव चल रहा है, ये कहीं ना कहीं साख का सवाल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से लगातार चुनावी समीकरण जो हैं वो यहाँ पर बदलते हुए नजर आएंगे, किस तरीके के हैं, आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं किस तरीके का अभी तक के चुनाव की स्थिति की अगर बात की जाए बीएमसी की, वो क्या रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक बदलाव जो था वो शुरुआत में देखने को मिला था, लेकिन जब समीकरण जिस तरह के बन रहे हैं वहाँ पर ये जो जंग है वो कैसी रहेगी, ये आपको खास तौर से बता दें। 2017 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जहाँ पर आखिरी बार चुनाव हुए थे, और 2017 में क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी जो हैं विभाजित नहीं हुई थी, लेकिन इस बार दो फाड़ हो चुकी है। शिवसेना उद्धव और शिंदे गुट में बढ़ चुकी है शिवसेना। एनसीपी में भी इस बार दो धड़े हैं। तो पहली बार स्थानीय स्तर पर असली और नकली की लड़ाई भी हो रही है। शिवसेना में शिंदे और ठाकरे में जंग साफ तौर पर देखी जा रही है। वहीं एनसीपी में अजित पवार वर्सेस शरद पवार भी है। देखना होगा कि मतदाता अपनी स्थानीय सरकार किससे चुनते हैं। और लगातार हमने देखा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा था तो कई मुद्दे भी इस बार सामने आए, और हालांकि ये देखना होगा कि विकास का मुद्दा कितना भारी पड़ेगा। मतदाताओं के जहन में कौन उम्मीदवार होगा जो उनकी सरकार चलाने के लायक होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये कड़ा मुकाबला जो है उसकी उम्मीद यहाँ पर मानी जा रही है। जिस तरीके से अब तक अगर देखा जाए सेना जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हावी होती नज़र आती थी, लेकिन अब जो है स्थिति कुछ बदल सकती है। और सुबह जैसा मैंने आपको बताया 7:30 बजे से ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों के लिए, आपको बता दें, यहाँ मतदान केंद्र पहुँच कर उन्होंने मतदान किया। मोहन भागवत महल के भाऊजी तुतारी एनएमसी स्कूल में मतदान करने पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ है और आरएसएस प्रमुख ने अपना वोट डाला है। विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। तो जो योग्य लगता है उसे वोट डालिए, मतदान जरूर करिए, ये बात भी साफ तौर पर कही गई डॉक्टर मोहन भागवत की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले अभिनेता अक्षय कुमार ने भी वोट डाला है। क्या कह रहे हैं वो, आपको ये भी सुनवाएंगे। तस्वीरें देखिए, वोट डालने के लिए अक्षय कुमार पहुंचे। आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा, आके वोट जरूर करें। ज़्यादातर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है, वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सकें। और ज़्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारी सहयोगी संवाददाता मुंबई से श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्यामा, 2017 के बाद मतदाताओं को आज मौका मिला है वोट डालने का, अपनी स्थानीय सरकार चुनने का। हमने देखा कि उसके पहले किस तरह से लगातार चुनाव प्रचार जब हो रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था, लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करें तो मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी देखिए संध्या, हम ये कह सकते हैं कि करीब 4 साल के बाद में जो टेनियर ख़त्म हुआ है बीएमसी के, उसके बाद लोगों को आज वोट करने का मौका मिल रहा है। हम इस वक्त हैं सेंट एन्स स्कूल में, जहाँ पर कहा जाता है कि सेलिब्रिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। आपको दिखाएं तो सुबह सुबह का माहौल है और काफ़ी सारे जो यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं या उनके परिवार के लोग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यूथ हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में। और आप देखिए तो ये एक स्पॉट लगाया
लगाया हुआ है जहां पर वो आके अपनी चिट्ठी ले सकते हैं। चिट्ठी लेने के बाद में फिर वो अंदर जा सकते हैं और अंदर जाने के बाद अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अंदर भी काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तो अगर आपको दिख सकता है तो चेयर्स लगे हुए हैं, साथ ही वॉशरूम की सुविधा दी गई है, साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के उनको भी लगाया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप अक्षय कुमार की बाइट सुना रहे थे, जहां पे वो कह रहे हैं कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप वोट करिए और उसके बाद आपका हक बनता है कि आप कंप्लेन कर सकें। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो सिटीजन्स हैं वो जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोड खराब है या क्लीनलीनेस नहीं है, गंदगी है, काम जो है वो अधूरे पड़े हुए हैं, इन सब बातों को लेकर आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जिसे भी अब वो वोट करें वो उनका काम करके दें। और साथ ही महाराष्ट्र का इलेक्शंस अगर बात कर लें, क्योंकि इस वक्त 29 जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है एक साथ जा रही हैं चुनाव के लिए, और बीएमसी की बात कर लें खासकर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मंझा और इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक लड़ाई कह सकते हैं वो हो रही है। क्योंकि आपने भी बताया कि जो पहले शिवसेना थी जो 2017 में थी वो टूट चुकी है, एनसीपी जो थी वो टूट चुकी है, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो हैं जो साथ में आए हुए हैं, ठाकरे ब्रदर्स आए हैं 2005 के बाद में, ये पहली बार है कि वो साथ में आए हैं, मराठी माणूस के इस मुद्दे को साथ में लेकर आए हैं। कहीं जगह जगह पे उन्होंने पोस्टर लगाए थे कि महाराष्ट्र को बचाइए, मुंबई को बचाइए। कितना कारगर साबित होगा वो ये इस चुनाव में देखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम महायुति की बात कर लें तो उसमें से जो अजीत पवार का जो एनसीपी गुट है वो निकला हुआ है, क्योंकि महायुति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सिर्फ शिवसेना जो है वो नहीं चाहती कि जो नवाब मलिक हैं उनकी अध्यक्षता में जो एनसीपी है वो उनके साथ आए, तो यहाँ पर एनसीपी कटी हुई है। वहीं एनसीपी जो अजीत पवार की एनसीपी है वो जो पहले के शरद पवार की एनसीपी की गुट है उनके साथ बारामती में, पुणे में, यानी कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में वो एक साथ लड़ रहे हैं। तो आप देखिए बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और मतदाता जो हैं वो यहाँ पर किंग माना जाता है और उनके लिए भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल है यहाँ पर, क्योंकि वो आएंगे अपने मुद्दों के लिए वो वोट करेंगे, अपने हक के लिए वो वोट करेंगे और जाहिर सी बात है वो चाहेंगे, क्योंकि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उन्हें देखने के लिए मिला है। किस तरीके से वो डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए आज ये मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल श्यामा, लेकिन जिस तरीके से जो अलग अलग दल हैं दो फाड़ उसमें भी नजर आते हैं, क्या ऐसे में बीजेपी जो है वो अपना अच्छा प्रदर्शन यहाँ कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको महायुति की बात बता रही हूँ। बीजेपी जो है वो महायुति के साथ जा रही है। मुंबई की अगर हम बात कर लें तो पर्टिकुलरली एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट के साथ में महायुति बनी हुई है बीजेपी की, और काफ़ी ज़्यादा हमने देखी कैंपेन्स जो हुई हैं लगातार, जो ट्यूसडे तक में कैंपेन्स चली हैं, बहुत ज़्यादा कैंपेन्स हुई हैं, अलग अलग प्रकार के कैंपेन्स हुए हैं। आप रास्ते पर देखिए, डिजिटली देखिए, यूथ को लुभाने की कोशिश कीजिए, देखिए ये सारे ही बातों पे, सारे ही बिंदुओं के ऊपर में बीजेपी ने लोगों तक कनेक्ट करने का, लोगों तक पहुंचने का एक बहुत प्रयास किया हुआ है। और इसके साथ ही जो उन्होंने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, आप कोस्टल रोड की बात कर लीजिए, अन्य ब्रिजेस की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, CCTVs लगाने की बात कर लीजिए, ये सारे जो मुद्दे हैं वो बीजेपी लेके लोगों के तक पहुंच रहा है। और साथ ही एकनाथ शिंदे भी इस महायुति में जुड़े हुए हैं, तो वो भी यही सारी बातें लेके पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री किस तरीके से जो ये विकास को लेके अग्रसर होते हैं, ये भी बात यहाँ पर आ रही है, लोगों तक वो बात को लेके जाया जा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये एक मतदान होने वाला है, पूरा एक वोटिंग का जो ये महोत्सव है वो होने वाला है। और इसका जो चुनाव का जो निकाल है, रिजल्ट है, वो भी हमें कल ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मुंबईकर ने 4 साल बीएमसी के चुनाव के लिए वोट करने के लिए लगाया है, वो यहाँ पर आप देखें तो मतदान होते ही दूसरे दिन ही इसका रिजल्ट कर दिया जाएगा। और आज की बात कर लें तो जो सारे 227 जो यहाँ पर सीट्स हैं उसमें लगभग 1700 लोग खड़े हैं, उम्मीदवार खड़े हैं, और सभी के जो हम कह सकते हैं किस्मत जो है ये बैलेट बॉक्सेस में बंद होने वाले हैं। बिल्कुल श्यामा, लेकिन बनते बिगड़ते समीकरण में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये देखना होगा। ज्यादा इंतजार जैसे आपने कहा नहीं करना पड़ेगा, कल जो परिणाम है वो सामने होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है।
आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कोलकाता में आईपैक छापे के दौरान बाधा डालने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये याचिका प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लगाई है। याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में अधिकारियों को रोकने, सबूत छिपाने या नष्ट करने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। दरअसल 8 जनवरी को ईडी ने टीएमसी के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। इस दौरान ममता बनर्जी रेड के दौरान ऑफिस पहुंची और कुछ फाइलें अपने साथ ले गईं। जांच एजेंसी का आरोप है कि ममता ने रेड के दौरान रुकावट पैदा की, सबूतों से छेड़छाड़ की गई, अहम डॉक्यूमेंट छीने गए और ईडी अधिकारियों को धमकाया गया। ईडी की मांग है कि अवैध और जबरन ले जाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया और दस्तावेजों को जब्त कर सील किया जाए। वहीं एक दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया। टीएमसी ने ईडी पर दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया था, हालांकि ईडी ने ऑन रिकॉर्ड मना कर दिया। और आज सेना दिवस है। ये दिन उन वीर जवानों के साहस, बलिदान और समर्पण को नमन करने का अवसर है जो देश की सीमाओं की रक्षा में हर पल तैनात रहते हैं। सेना दिवस उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब 1949 में जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। जयपुर में आज सेना दिवस परेड का आयोजन होगा। जगतपुरा के महल रोड पर सेना अपने अनुशासन, शक्ति और आधुनिक सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी परेड में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना दिवस पर सैनिकों के शौर्य, समर्पण और राष्ट्र प्रेम को नमन किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि सेना दिवस पर हम भारतीय सेना के साहस और पक्के इरादे को सैल्यूट करते हैं। हमारे सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं, जो सबसे मुश्किल हालात में भी पक्के इरादे से देश की रक्षा करते हैं। उनके कर्तव्य की भावना पूरे देश में विश्वास और सम्मान की भावना जगाती है। हम उन लोगों को गहरे सम्मान के साथ याद करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो भी साझा किया है। मातृभूमि की सेवा का ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सेवा आसान नहीं है। ये मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों
लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। आपकी अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। तो ये खास वीडियो प्रधानमंत्री ने साझा किया सेना दिवस के उपलक्ष्य में। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति आज मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करने आए श्रद्धालु और सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। तो करते अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ईरान वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा की। गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक की यात्रा करने वाले जहाज कॉन्टिक के पीछे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच थी। प्रधानमंत्री मोदी की सोच को धरातल पर उतारने में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने बड़ी भूमिका निभाई। संजीव सान्याल से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। प्लानिंग के पीछे आपका सबसे बड़ा हाथ था कि किस तरीके से पोरबंदर से मस्कट पहुंचेगा, ये प्लान किस तरीके से बनाया जाएगा इस जहाज को, इस शिप को, और ख़ास तौर से एक एक बारीक चीज़ों पर आपने बड़ा विशेष ध्यान रखा था। देखिए, ये 5 साल पहले से ये इसकी प्लानिंग चल रही थी। तो पहले तो ये सिर्फ एक सपना ही था, उसके बाद उसका पक्का एक डिज़ाइन वगैरह बना। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको सपोर्ट किया तो हम लोगों ने फिर आगे बढ़े और फिर हम लोगों ने निकाला कि इसके लिए साधन कहाँ से मिलेगा। तो कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा कि आप हम इसके लिए आपको साधन देंगे, और इंडियन नेवी ने कहा कि हम इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो सुपरविजन करेंगे। प्राचीन काल के ये जो जहाज़ होते थे वो सचमुच ही भारत से हिंद महासागर के कोने कोने तक पहुंच सकते थे। आप सर देखें, इसकी पहली यात्रा है, भविष्य किस तरीके से देखते हैं, खास तौर से कौंडिल्य की, क्योंकि अभी तो पोरबंदर से मस्कट तक ये सफ़र तय हुआ है, आगे आप फ्यूचर किस तरह से देखते हैं, खास तौर से ये पुरानी तकनीक, पुरानी टेक्नोलॉजी? देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से रिवाइव नहीं कर रहे हैं। अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि आज के जहाज़ इस तरीके से बनाए जाएंगे। शायद कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इसका मकसद यही था कि हम दिखाएं कि हम प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज थे किस तरीके से भारत से हिंद महासागर नहीं, उससे आगे भी जहाज़ से जाते थे, वहाँ व्यापार करते थे। देखिए, ओमान के साथ हमारे बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। बहुत लोग जानते नहीं हैं कि आज से 5000 साल पहले भी भारत और ओमान के बीच में व्यापार चल रहा था, और इसके बहुत हमें अवशेष मिले हैं। तो ये मतलब हम जानते हैं सचमुच ये था। अब जो मैंने जो जहाज़ बनाया वो तो 1500 साल पुराना डिज़ाइन है। तो इतने हज़ारों सालों तक हमारा एक मतलब रिश्ता रहा है। तो यहाँ आके हम लोगों ने एक तरीके से उसको एक मतलब नए तरीके से उसको उस जो हमारा पुराना रिश्ता रहा है उस पर
एक जोर दिया है, एक उसको रिन्यू किया गया है। हमारी जो पूर्वी तट है वहाँ उड़ीसा और उस तट से हम लोग देखते हैं कहीं और एक अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसा एक्सपेडिशन लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजीव सान्याल जी। दोनों देशों के रिश्ते कोई नए नहीं है, सदियों पुराने ये रिश्ते हैं और इस तरह के जो सफ़र हैं वो दूसरे देशों में भी देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज भारत तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौंडिन्य के सफर की शुरुआत ये बताती है कि ओमान और भारत का रिश्ता नया नहीं है बल्कि बरसों पुराना है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। आपको सुनवाते हैं। आप कैसे देखते हैं भारत ओमान रिश्तों को, जिस तरीके से कौंडिन्य की ये यात्रा हुई? मैं तो मानता हूँ यह ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भारत की हजारों साल की पुरानी जो हमारे बीच शक्ति बसे हुए हैं, इनको फिर से लोगों का बीच उजागर करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाई है, यहाँ कोई आधुनिक कोई प्रयुक्ति नहीं है। ये पुरानी इंडियन नॉलेज सिस्टम जो हमारे एंशियंट आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग स्किल के द्वारा ये जहाज बनी गई है और इस जहाज ने अपनी यात्रा काल में जो भी चुनौती सामना की है उसको भी पार करने में सफलता प्राप्त की है और हमारे 18 जो भी मैरिनर थे देश के अलग अलग प्रदेश से, उन लोगों ने यहाँ इस वेसल में अपनी यात्रा की है और ये परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अभी अलग अलग प्रदेश की व्यक्तियों ने यहाँ इस सफर में, इस यात्रा में भाग लेकर ये साबित किए है भारत सब कुछ कर सकता है। विश्व में भी इस तरह की यात्राएं और दे सकते हैं, दूसरे देशों में हम लोग देख सकते हैं। देखिए, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आपने खुद देखी है। पहले हम लोग का देश में ऐसा विजन किसी ने प्रस्तुत नहीं की थी। उन्होंने विजन भी किया है और विजन को कैसे साकार करे, इसका फॉलो अप एक्शन, हाउ विजन कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, फील्ड ऑफ एक्शन। तो मुझे लगता है कि ये हर यात्रा में, हर कदम में आज मोदी जी ने साबित किया है कि देश सफल हुई है। उनकी नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व ने आज देश को हर प्रांत में, हर वर्टिकल में मजबूत किया है। भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं और पिछले 5000 साल से भारत के जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, इस तरह की यात्राएं करते रहें, जो हमारे गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। तो भारत ओमान के रिश्तों के बीच और मजबूती जो है इस पहल के जरिए यहाँ और नजर आती है। साथ ही बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहल की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर लगातार आपको हम अलग अलग रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। दो दशकों से अधिक समय तक लंबित रहा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
अब संचालन में है। इसके शुरू होने से यात्रियों को राहत मिली है और मुंबई हवाई अड्डे पर दबाव भी कम हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा के चलते यात्री इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। करीब 25 साल के लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आखिरकार उड़ान भर ली है और यात्री इसे एक गेम चेंजर बता रहे हैं। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसे भारत के विमानन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नवी मुंबई, रायगढ़ और आसपास के इलाकों के यात्रियों के लिए इसका मतलब है यात्रा के समय में कमी, बेहतर पहुंच और सुगम कनेक्टिविटी। लंबे समय तक इंतजार के बाद हासिल हुई इस उपलब्धि के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जारी प्रगति प्लेटफॉर्म ने अहम भूमिका निभाई। प्रगति यानी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के जरिए अहम परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और बेहतर समन्वय पर ध्यान दिया जाता है ताकि काम समय पर पूरा किया जा सके। 1997 में परिकल्पित ये परियोजना भूमि अधिग्रहण, परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास और कई एजेंसियों के बीच समन्वय की चुनौतियों के कारण वर्षों तक अटकी रही। प्रगति के तहत समीक्षा के बाद इन लंबित मुद्दों का समय पर समाधान किया गया, जिससे परियोजना को नई गति मिली और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा। जो 10 साल से नहीं हो रहा था, वो सारे इश्यूज प्रगति में मॉनिटर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, यहाँ से चीफ सेक्रेटरीज और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हो, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है। अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएं तो बहुत टाइम लग जाता है। प्रगति के थ्रू सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सब आते हैं और इनपुट्स भी मिलता है। इस हवाई अड्डे की सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता के चलते यात्रियों को एक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल अनुभव मिलेगा। ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट देश का पहला बड़ा एविएशन हब होगा, जिसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो, सब अर्बन रेल नेटवर्क और वाटरवे सेवाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए यहाँ तक पहुँचना बेहद आसान होगा। यहाँ पे आपको सबअर्बन ट्रेन ऑलरेडी आ रही है, मेट्रो ट्रेन, दो मेट्रो ट्रेन आएंगी, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 2, हाई स्पीड रेल आएगी, वाटर टैक्सी आएगी। तो ये बहुत बड़ा हब बनने वाला है। परियोजना के अंतिम चरण में 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पानी की खपत को कम करने के लिए लो फ्लो फिक्सचर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा हवाई अड्डे के एयर साइड क्षेत्र में उत्सर्जन को और कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया प्रगति राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर प्रमुख परियोजनाओं की सीधी और रियल टाइम समीक्षा को संभव बनाता है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रगति पहल के जरिए विकास को गति मिल रही है। और प्रगति के बाद बात कर लेते हैं प्रेरणा की भी। आज नया सवेरा में हम आपके सामने रखेंगे ऐसे इनोवेटर्स की कहानी जो न सिर्फ अपनी सोच और नई नई तकनीक के सहारे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को उनका हल करने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, न केवल हल कर रहे हैं बल्कि हमारे देश को नई पहचान भी दे रहे हैं। तो चलिए इंस्पायरिंग इनोवेटर्स में आज आपको मिलवाते हैं ओम प्रोस्थेसिस के फाउंडेशन से, जिनके इनोवेशन ने गले के कैंसर से जूझ रहे मरीजों को फिर से बोलना सिखा दिया। खामोश हुई थी जिंदगी जब
अपने ही देह की दीवारों में साज बनकर आए हैं वो जीवन के वीरानों में। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, और आज के हमारे इंस्पायरिंग इनोवेटर्स हैं ओम प्रोस्थेसिस के फाउंडर्स। एक सिक्योरिटी गार्ड आया था जिसको आवाज का पेटी का कैंसर हुआ था। जब वो सिक्योरिटी गार्ड कैंसर सर्जरी के बाद हमारे सामने बैठा, डॉक्टर साहब मेरा अभी नौकरी भी चला गया, मेरा आवाज भी चला गया, अभी इसकी आगे जिंदगी कैसे गुजारूं? मेरे को इन्वेंटर जो है शशांक, तो शशांक ने बोला कि हम दोनों को एक नया आवाज का पेटी का आविष्कार करना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि आवाज गले से आता है, बट एक्चुअली ये आवाज ब्रेन से आता है। तो जब आवाज की पेटी को निकाला जाता है तब हमारा ब्रेन साइलेंट हो जाता है। जो उनका खाने का नली है उसको समझाया कि आप आवाज की पेटी का काम कर सकते। यही मेन आविष्कार का जो सीक्रेट है वो था। Our thought was that to build a device that not only makes our country proud, but for the poor and backward community, it should be easily accessible, affordable, and user-friendly. If it is sold under any government scheme, it should be available for free of cost. Keeping these three things in mind, we started our work in 2013. ये ओम वॉइस प्रोस्थेसिस किट है, जिसे पेशेंट्स किट भी कहा जाता है। ये है वॉइस प्रोस्थेसिस, जो प्लैटिनम क्योर्ड सिलिकॉन से बनता है, जिसकी मदद से थ्रोट कैंसर पेशेंट फिर से बात कर सकते हैं। आप बात कीजिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ, हाउ आर यू? गुड सर। ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಐ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸವಲತ್ತಿಗೆ ಸಿಜಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋ ಲೆಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ರಾವ್ ಸರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಬಂದು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ ನಂದು, ಈ ಥರ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾನ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. जो हमारा पहला पेशेंट था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, जब वो वापस बोला ओम मंजुनाथ बोल के पहला उसने अपना बात किया, तो हमने जो उसका पहला वर्ड था वो ओम था, इसलिए हमने ये शब्द ओम नाम से ही आवाज का पेटी का नाम रखा। ओम वॉइस प्रोस्थेसिस ने काफी थ्रोट कैंसर पेशेंट्स को फिर से एक बार बोलने का वरदान दिया और उसके फाउंडर्स को बनाया इंस्पायरिंग इनोवेटर्स। तो देखा आपने किस तरीके से नए भारत की पहचान बन रही है और साथ ही साथ ये प्रेरणा देने का भी काम कर रही है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती है और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग
आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। ईरान में बिगड़ते हालात और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा है कि हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईरानी क्षेत्र से गुजरने वाली एयर इंडिया की उड़ानें अब वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर रही हैं, जिससे यात्रा में देरी हो सकती है। जिन उड़ानों का मार्ग बदलना है फिलहाल संभव नहीं है, उन्हें रद्द किया गया है। ताज़ा जानकारी के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट पर नजर रखने को कहा गया है। साथ ही ईरान में बढ़ती अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि नागरिकों को वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से जल्द ईरान छोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सुरक्षा स्थिति में निरंतर बदलाव हो रहा है और ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें जिनकी उड़ान के लिए जरूरत हो सकती है। दूतावास ने 2 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 9128109115 और 98 के साथ 9883217935 और इसके साथ साथ ईमेल आईडी भी जारी की गई है। नागरिकों से कहा गया है कि वो मौजूदा हालात के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूतावास से संपर्क करें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से अपील की है कि वो स्थिति को गंभीरता से लें और तत्काल कदम उठाएं। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि ईरान छोड़ने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि स्थिति तेजी से बदल सकती है। साथ ही आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक रही हैं। प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजनाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। हालांकि ईरान सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि फांसी की सजा देने के लिए फिलहाल कोई प्लान नहीं है। ट्रंप के ये दावे ऐसे समय में आए हैं जब उन्होंने हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शन कर रहे ईरानियों से कहा था मदद आ रही है और उनका प्रशासन ईरानी सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। इधर अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। ये फैसला 21 जनवरी से प्रभावी होगा। अमेरिका ने कहा है कि अब तक अप्रवासी आर्थिक लाभ उठाना बंद नहीं करते तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोई भी देश लाखों लोगों को शरण देने और उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल का खर्च वहन नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा कि अगले महीने की 1 तारीख से शरणार्थी शहरों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। और दुनिया भर की कुछ और खबरें भी आपको दिखा देते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। थाईलैंड में एक ट्रेन पटरी से उतर गई और एक कंस्ट्रक्शन क्रेन उसके 2 डिब्बों पर गिर गई, जिसमें करीब 32 लोगों की मौत हो गई और 66 लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही धोखाधड़ी से निपटने के लिए नए सहायक अटॉर्नी जनरल की घोषणा करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि वो न्याय विभाग में एक नया प्रभाग बना रहा है ताकि उस धोखाधड़ी से निपटा जा सके। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने 406 कैदियों की रिहाई की घोषणा की है। ये ऐलान काराकास के मिडोफ्लेक्स पैलेस में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। आइए अब बात कर लेते हैं मनी मंत्रा में एसआईपी से जुड़ी हुई। जी हाँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है जहां आप एक बार में बड़ी रकम लगाने की बजाय हर महीने या तय समय पर थोड़ी थोड़ी राशि जैसे कि 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, निवेश किया जा सकता है। ये आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है, अनुशासन सिखाता है और लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए धन बनाने में मदद करता है, जिससे ये छोटे निवेशकों के लिए भी फायदेमंद है। वित्तीय लक्ष्यों के लिए बेस्ट है, लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए बहुत प्रभावी भी है।
और आइए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खेल जगत की खबरों की स्पोर्ट्स ट्रैक में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस बार मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर कर रहे हैं। कुल 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में भारत ने केएल राहुल की शतक की बदौलत 50 ओवर में 7 विकेट पर 284 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 47.3 ओवर में 3 विकेट पर 286 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर वनडे सीरीज के बाद अब टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। सुंदर को पहले वनडे मैच के दौरान साइड स्ट्रेन हुआ था। इसी कारण वो वडोदरा में खेले गए वनडे मैच में 5 ओवर गेंदबाजी करने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार अर्धशतक बनाने के बाद आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इंडिया ओपन में आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। अंतिम 16 में भारत की ओर से पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं महिला एकल में मालविका बंसोड़ प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी, जबकि महिला युगल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से कोर्ट पर उतरेगी। और आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आपके राज्य और आपके शहर में कैसा रहेगा तापमान और मौसम का हाल। तो फिलहाल के लिए नए सवेरा में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ खास तस्वीरों के साथ। बिल्कुल मुकुल, और ये खास तस्वीरें आज हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं प्रयागराज से, क्योंकि प्रयागराज के संगम की तस्वीरें बहुत ही खास है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो घर पर बैठकर आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। मुझे मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।